Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about the major things. बहुत ही मेजर सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. दैट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. अब आप बोलेंगे मैम ये क्या टॉपिक है, इसके बारे में क्या है ऐसा कि जो हमें पढ़ने की जरूरत है, या फिर इसका मीनिंग क्या है. व्हाट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी. तो देखिए, हमें ये तो पता है कि जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं, अगर जब हम गलत काम करते हैं तो हमें उसकी सजा मिलती है. वी नो अबाउट दैट. लॉ हमारा ये चीज कहता है. लेकिन कई बार हमारी गलती नहीं होती है और उसके बाद भी लॉ हमें पनिश करता है. अब ऐसे कौन से सिनेरियोज हैं कि जब आपकी गलती नहीं है और तब भी आपको लॉ पनिश कर रहा है. आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और वही हमारा टॉपिक है. उसी को हम कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी. कि स्ट्रिक्टली आप लायबल होंगे, एब्सोल्यूट में तो आप बिल्कुल ही लायबल होंगे. एब्सोल्यूट तो प्रॉपर ही आ गया. हम देखेंगे इनका दोनों का डिफरेंस भी जानेंगे कि इसमें क्या बात की जाती है. एंड आपको पिक्चर यहाँ पर दिख रही होगी. पिक्चर ये है भोपाल गैस गैस ट्रेजेडी की पिक्चर है ये. और ये जो पहलू है भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये यहीं से ही इवॉल्व होकर आया है. जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी इस केस के रिगार्डिंग, वो यहीं से ही आई थी. तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए. हम पूरा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में भी देखेंगे कि क्या हुआ था उस समय. राइट. ये सब जानने से पहले, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन एंड टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं. देखिए बेटा, पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी. चलिए अब बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल के बारे में, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में. तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये जो थ्योरीज है ना, ये दोनों प्रिंसिपल हमारे चलते हैं नो फॉल्ट थ्योरी के ऊपर. कि आपका फॉल्ट नहीं है, आपका फॉल्ट नहीं भी है, प्रॉपर फॉल्ट नहीं है. मतलब आप ऐसा नहीं है ये ए है और ये बी पर्सन है, एक ने दूसरे को चांटा मारा, ये तो आपका प्रॉपर फॉल्ट था. लेकिन यहाँ पर आपका फॉल्ट नहीं है, लेकिन तब भी आप लायबल हो रहे हो. नो फॉल्ट थ्योरी पर ये काम करता है. तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में यही बात की गई कि एट टाइम्स अ पर्सन मे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग अ रॉन्ग इवन दो देयर हैड बीन नो नेग्लिजेंस on his part or no intention to do such wrong, or even he had taken necessary steps to prevent such a wrong from happening. This is known as principle of strict liability as is based on no fault theory. कि कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने कोई नेग्लिजेंस नहीं की, ना आपका इंटेंशन था कुछ गलत करने का, और इवन आपने स्टेप्स भी उठाए कि हाँ, कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस चीज को रोक सकता हूँ, लेकिन वो नहीं रुकी अगर आपसे भी चीज, तब भी आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज के. बहुत ही ज्यादा ये जो एक प्रिंसिपल है, ये कहाँ से आया था, ये हम केस देखते हैं. और जब केस देखेंगे आपको ये प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का बहुत ही अच्छे से एनालाइज हो जाएगा. तो हमारा केस है रीलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस. 1868 की बात, 1868 की बात. ये प्रिंसिपल तभी इवॉल्व हुआ है इस केस से. तो यहाँ पर जो रिलेंट है, आपके देखिए पिक्चर्स आपके सामने होंगी अलग अलग. तो रिलेंट की लैंड में क्या थी, माइंस थी. ये माइंस है आपके सामने, रिलेंट की लैंड पे माइंस थी. फ्लेचर भी क्या बनाना चाहते थे, अपनी लैंड पे मिल्स बनाना चाहते थे. ठीक है, मिल्स तो बनाना चाह रहे थे और मिल्स कुछ थी भी. तो इसके लिए उनको बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए थी. अब उन्होंने क्या सोचा कि ये जो एनर्जी है, मैं एक रिजर्वर बना देता हूं और उससे क्या होगा, इस रिजर्वर से मुझे एनर्जी मिल जाएगी. ये उन्होंने सोचा. और इसी को ही बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को पॉइंट किया, इंजीनियर्स को पॉइंट किया, जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको पॉइंट किया. अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स ने क्या देखा कि लैंड पर क्या पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा माइन शाफ्ट पड़ी हुई है. ये हमारी माइन शाफ्ट पड़ी हुई. तो ना इसको कवर किया गया, ना कुछ भी ऐसा जो है स्टेप नहीं लिया गया ताकि माइन शाफ्ट जो है वो बंद हो जाए एक तरह से. तो क्या हुआ, जब रिजर्वर में पानी भरने लगा, ये देखिए रेलैंड और फ्लेचर एक तरह से उनकी जमीन जो थी बिल्कुल नजदीक ही थी. तो जब यहाँ पानी भरने लगा रिजर्वर में, तो ये माइन शाफ्ट से होते हुए सारा का सारा पानी कहाँ पहुंच गया, माइंस में पहुंच गया. और जिससे रिलैंड को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ. अब रिलैंड ने क्या किया, रिलैंड ने स्यू कर दिया फ्लेचर को. अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि यहाँ पर फ्लेचर की गलती है. गलती अगर आप देखेंगे, एक जनरलाइज फैक्टर देखेंगे, तो गलती किसकी मानी जाएगी, इंजीनियर्स की. और किनकी मानी जाएगी, जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, कि उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया. और यहाँ पर फ्लेचर ने भी यही ग्राउंड लिया कि यहाँ पर मेरी तो गलती नहीं है ना, मैंने तो लोग अपॉइंट करे रखे हुए थे, अब उनको देखना चाहिए था कि ये काम कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, जो भी चीजें होंगी उनको देखनी चाहिए थी. तो यहाँ पर
कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि देखिए यहां पर लायबल फ्लेचर होंगे, फ्लेचर यहां पर लायबल होंगे और उनपे पूरी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती है, जो भी कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा फ्लेचर को देना पड़ेगा रिलायंस को। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसको एसेंशियल्स के साथ में पढ़ते हैं इस चीज को। हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के? कि कोई हैजार्डस थिंग होनी चाहिए डिफेंडेंट के पास। प्लेंटिफ ने तो केस किया ना, प्लेंटिफ ने तो डिफेंडेंट के ऊपर, यहाँ पर रिलेंट ने केस किया, रिलेंट प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट कौन हो गया? फ्लेचर हो गया। तो डिफेंडेंट के पास हैजार्डस थिंग होनी चाहिए जो नुकसान पहुंचाती है चीज। अब यहाँ पर अगर बात करें, अगर हैजार्डस देखें, अगर इस चीज को भी देखें, तो ऐसी चीज जो अगर आपकी लैंड पे वो चीज है तो वो नेचुरल यूज नहीं होती है। ठीक है, नेचुरली लोग लैंड पे क्या लोग उगाए, खेत खेत उगाते हैं लोग, ठीक है, कोई जो है किचन गार्डन बना देते हैं, ये सब चीजें कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हैजार्डस चीज क्या थी? रिजर्वर था। रिजर्वर कोई नेचुरल यूज चीज है क्या? कोई भी नहीं बनाता अपनी लैंड पे, कौन रिजर्वर बनाने लगा वो? ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए सबसे पहले। सेकेंड पॉइंट कि एस्केप ऑफ द हैजार्डस थिंग। ये जो हैजार्डस थिंग है वो एस्केप होना चाहिए, मतलब अपनी टेरिटरी, डिफेंडेंट की टेरिटरी से वो निकल कर चले जाना चाहिए दूसरे की टेरिटरी में। और जो ये एस्केप हुआ है वो उसकी एस्केप की वजह से जो प्लेंटिफ है उसको नुकसान हुआ होना चाहिए, और जिससे क्या होगा? प्राइमा फेसाई लायबिलिटी किसकी आ जाएगी? हमारे डिफेंडेंट की आ जाएगी। अब इसको यहां से रिलेट करके चलो, हैजार्डस थिंग्स हमारा रिजर्वर था, एस्केप हुआ कि नहीं हुआ? रिजर्वर से पानी सारा एस्केप हुआ, और यहाँ पर डैमेज हुआ कि नहीं हुआ? रिलेंट को कितना डैमेज हुआ, और सारा प्राइमा फिसाई जो लाइबिलिटी है वो किस पर आ गई? फ्लेचर आ गई। ये हमारा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का पूरा कंसेप्ट हो गया। देखिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में ना कुछ एक्सेप्शंस भी हमें दी गई हैं कि अगर आपका केस उन एक्सेप्शन के अंदर आ गया तो आप पर फिर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगेगी। और वो क्या है? एस्केप ऑफ हैजार्डस गुड्स वाज बिकॉज ऑफ प्लेंटिफ ओन कंसेंट, कि प्लेंटिफ का खुद का ही कंसेंट था। अब अगर यहाँ पर रिलेंट वर्सेस फ्लेचर का ही मान लो कि अगर रिलेंट मानते कि ठीक है ये जो भी पानी आता है कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं, मेरे माइंस पे आ जाए कोई बात नहीं, अब ये खुद ही अगर ये उनका कंसेंट है इस चीज को लाने का, तब तो क्या हो जाएगा? तब तो फिर यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगी, फिर आप लायबल, स्ट्रिक्टली लायबल नहीं होगा डिफेंडेंट। एक्ट ऑफ गॉड, कि अगर भगवान का ही कुछ ऐसे हो गया, सुनामी आ गई कहीं पे, मतलब देखो किसी का घर है, किसी का घर क्या हो गया? जल गया, ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज हो गई, भगवान ने ही कुछ कर दिया, मतलब सुनामी आ गई, ऐसी चीजें हो गई भगवान की वजह से। अब ये क्या हो गया? आपकी दूसरे की पर्सन के डैमेज हो जाता है, तो वो भी एक्सेप्शन आ जाएगा। एक्ट ऑफ अ स्ट्रेंजर, ये मतलब क्या हुआ कि इसी केस की बात करें लीलैंड वर्सेस फ्लेचर, कि यहाँ पर अगर कोई थर्ड पर्सन आता और थर्ड पर्सन उस पानी को माइन शाफ्ट के जरिए जो हमारे लीलैंड है उनकी माइंस पर लेकर जाता, तो यहाँ पर हमारे फ्लेचर जो है वो लायबल नहीं होते। वाई? बिकॉज सारा का सारा कारस्तानी किसने की? थर्ड पर्सन ने की। तो क्या होगा फिर? यहाँ पर हमारे जो फ्लेचर है वो लायबल नहीं होंगे। एक्ट डन बाय एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, किसी प्रॉपर अथॉरिटी, डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनकी द्वारा ही कोई एक्ट हुआ है तब भी नहीं होगा। और डिफॉल्ट ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का खुद ही डिफॉल्ट है, जो केस कर रहा है उसके ही डिफॉल्ट की वजह से क्या हुआ है? उसको खुद को डैमेज हो गया, जो दूसरी चीज थी हैजार्डस चीज थी वो उसके पास आ गई। ठीक है, तो ये सब कुछ होगा तब एक्सेप्शन में आपका केस आ जाएगा, नहीं तो आप स्ट्रिक्टली लायबल होंगे, बिकॉज आपका तो यहाँ पे क्या फॉल्ट नहीं है, फ्लेचर का यहाँ पे खुद का फॉल्ट नहीं था, लेकिन क्या हुआ? लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आपको लगेगी। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में। एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस आता है? एब्सोल्यूट लायबिलिटी में, जैसे हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में बात की कि यहाँ पर आपको एक्सेप्शंस दी गई हैं, बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं दी गई है। इसमें अगर आपका फॉल्ट नहीं भी है तब भी आप क्या होंगे? पहले तो आप लायबल होंगे, और आपका जो भी अगर कोई भी एक्ट है वो एक्सेप्शन के अंडर आता है, जो हमने किसमें पढ़ी? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में पढ़ी। तब भी ऐसा नहीं होगा कि फिर आपको लायबल से आप लायबल नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको कोई भी डिफेंस नहीं दिया गया एब्सोल्यूट लायबिलिटी में। अब देखो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो इसको डील करता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर आती है। जो केस क्या है? यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साइटेशन की बात करें 1991 वॉल्यूम 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 54 का केस। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब इस केस में क्या हुआ? बात है 2 दिसंबर 1984 की रात की। क्या होता है 2 दिसंबर की रात को? जो हमारी जो ये यूनियन कार्बाइड, ये जो कंपनी है ये पेस्टिसाइड्स बनाती होती थी।
रात को क्या हुआ, 2 दिसंबर 1984 की रात को जो ये प्लांट लगा हुआ था, वहां से 40 टन्स ऑफ डेंजरस गैस, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट, और भी बहुत ज्यादा जो गैसेस थी वो लीक करना स्टार्ट हो गई, उन्होंने लीक करना स्टार्ट हो गया। 40 टन्स, 40 टन्स ऑफ डेंजरस गैस। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जो हमारा जो आसपास के सारा एरियाज थे वो प्रॉपर गैस चैम्बर बनने लग गए, और उसकी वजह से 3,000 लोग मारे गए और बहुत ही ज्यादा लोग बीमारियों का शिकार हो गए। ये देखिए आपके सामने पिक्चर्स हैं किस तरह से बच्चों की हालत हुई है। एक बहुत ही ज्यादा फेमस एक तस्वीर है भोपाल गैस ट्रेजेडी से, एक बच्चा है जो एक बच्चा दिखता है, छोटा सा बच्चा, मतलब वो मैंने यहाँ पर पिक्चर नहीं लगाई बिकॉज मुझे लगा कि वो बहुत लोग ऐसी पिक्चर्स को देख के ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, दैट्स व्हाई आई डिडंट वो वाली पिक्चर जो मैंने यहाँ पे नहीं लगाई। बट यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं और भी पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरह से हालत हो गई थी वो जो गैस लीक हुई थी उसकी वजह से। ठीक है, तो ये हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी थी कि ये सब कुछ हुआ। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पाया गया कि जो प्लांट है वहां पर कोई भी सेफ्टी मेजर जो थे वो कोई भी काम नहीं कर रहे थे। तो यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यही बात की कि ये क्या है केस, ये एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी का केस बनता है। और क्या कहा गया इसके रिगार्डिंग कि व्हेन एन एंटरप्राइज इज एंगेज्ड इन अ हैजार्डस और इनहेरेंटली dangerous activity and harm result to anyone on account of an accident in the operation of such activity is strictly and absolute liable to compensate all those who are affected by the accident, and such liability is not subject to any of the exceptions। यही कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी इंटरप्राइज इंटरप्राइज है वो क्या काम कर रही है, हैजार्डस काम कर रही है। अब यहाँ पर क्या था, पेस्टिसाइड्स बन रहे थे, इतनी गैसेस होती हैं तो ये एक तरह से यहाँ इस चीज से नुकसान हो सकता है ना। ऐसी बड़ी एक इंटरप्राइज है और वो क्या काम कर रही है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस इंटरप्राइज से तो क्या होगा, वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगी। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में ये भी देखा जाता है कि जो भी गैस जैसे लीक हुई है इस केस में किस हमारी कितनी किस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि कितना कॉम्पनसेशन करना है एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर, तो ये होता है, ये देखा जाता है कि साइज ऑफ द इंटरप्राइज, साइज ऑफ द इंटरप्राइज कितना है उसके रिगार्डिंग डैमेजेस देखे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी डिफेंस नहीं दिया गया है एब्सोल्यूट लायबिलिटी में, जो भी इंटरप्राइज होगी उसको कोई भी डिफेंस नहीं दिया गया। और हमने ये भी देखा, हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या देखा कि जो हैजार्डस थिंग है, हैजार्डस थिंग यहाँ भी है, हैजार्डस थिंग वहां भी है, वहां पर क्या हो रहा है, हैजार्डस थिंग एस्केप हो रही है अपनी जगह से। लेकिन यहाँ पर अगर वो हैजार्डस थिंग एस्केप नहीं भी होती लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है तब भी यहाँ पर लायबल होगी, लायबल होगा जो डिफेंडेंट है। और यहाँ पर अगर देखो, मतलब अगर जो गैस है यहाँ पर भोपाल की ट्रेजेडी में क्या हुआ, गैस जो थी बाहर लीक हुई, लेकिन अगर वो गैस विद इन कंपनी में भी लीक होती और जो उसके सारे वर्कर्स हैं उन वो भी मतलब उनके साथ भी ऐसी दिक्कतें आने लग जाती, तब भी यहाँ पर जो इंटरप्राइज है वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी उस पर लगती। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, और ये हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी है जो हुआ था। और वहीं एक कंसेप्ट आया है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहां से, रीलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस से 1868 की बात है जनाब। तो ये हमारा था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जो किस रिगार्डिंग बात करती है, जो बात करती है नो नो फॉल्ट थ्योरी पर, ये हमारी बात करती है, ये हमारी लायबिलिटीज दोनों की दोनों स्ट्रिक्ट भी हो गई और एब्सोल्यूट भी हो गई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चंस बन जाते हैं गाइज। और ये अलग अलग इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पूछ लिया जाता है, रीलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस आ जाता है, तो आपके इतने ज्यादा क्वेश्चंस जो थे वो आपके कवर करवा दिए गए इस सेशन में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, जो भी हमने बातें की आपको समझ में आ गई होंगी, आपको हमने जो डिस्कस किया भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बताया वो भी आपको पूरा प्रॉपर पता लग गया होगा। रीलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस बहुत अच्छे से हमने एनालाइज किया। ठीक है, तो आपको ये सारा समझ में आ गया होगा आई होप। और अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए और मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।